कल हम किस टॉपिक पे थे? टाइप्स ऑफ कंपनी पे थे क्या? टाइप्स ऑफ कंपनीज। इसमें हमने कल फर्स्ट टाइप की कंपनी कंप्लीट कर ली थी। फर्स्ट कौन सी है अपनी? प्राइवेट कंपनी, है ना। अब बनाओ पॉइंट नंबर 2, पब्लिक कंपनी। लिखो पॉइंट नंबर 2, पब्लिक कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 71। इसमें लिखो विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, which is not a private company. Point number 2, shares are freely transferable. Shares are freely transferable. Point number 3, no minimum paid up capital requirement. No minimum paid up capital requirement. Next, point number 4, members मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों अपने आप लिखना है, एंड डायरेक्टर्स भी अपने आप लिखना है। इसके बाद में एक नोट लिखो, सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, subsidiary of public company is deemed public company. Subsidiary of public company is deemed public company. इसके बाद लिखो पॉइंट नंबर 3, ओपीसी। ओपीसी का फुल फॉर्म क्या है? वन पर्सन कंपनी। इसमें लिखो मेंबर मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही कितने होते हैं? ओके। डायरेक्टर ठीक है। नेक्स्ट, मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी indicate name of nominee, that is person who shall become member, when member dies or becomes incompetent to contract, इसके बाद लिखो नेम ऑफ नॉमिनी and his written consent filed with ROC,
ROC। लिखा यहां तक? इसके बाद लिखो नॉमिनी कैन withdraw his consent, member can also change the nominee. Member can also change the nominee. इसके बाद लिखो change in nominee not leads to alteration of MOA. Change of nominee not leads to alteration of MOA. मैं एक वॉइस आ रही थी ना प्रॉपर। डन। What do you mean? पॉइंट 5 पे। अच्छा लग तो नहीं रही थी, बिल्कुल नहीं लग रही थी। चलो हो गया, चलो पढ़ लें अपन। अब सही आएगी आवाज रिकॉर्डिंग में। देखो कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 71 एकदम सिंपल है। क्या बोला है? पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी है जो प्राइवेट नहीं है। बहुत अच्छी बात बताई ना। क्या बोल रहा है? पब्लिक कौन सी है? जो कंपनी प्राइवेट नहीं होती वो कंपनी कौन सी है? पब्लिक। तो कम अब वो पता है कैसे आएगा? तुम जब प्रैक्टिस करोगे लिख के, जितने टेस्ट दोगे, जितनी घर पे प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। ऐसे यहाँ पे सुनने में तो ऑब्वियसली इजी लगेगा ही, बिकॉज आपको लॉ की लैंग्वेज लिखनी है जो इतनी ईजी तो होती नहीं है। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आएगा भी नहीं। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट में कितना कितना अच्छे मार्क्स आते हैं। तो क्या बोला? विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। अच्छा, इसके शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं क्या? कोई रेस्ट्रिक्शंस होती है क्या ट्रांसफर पे? नहीं। शेयर्स कैसे होते हैं? फ्रीली ट्रांसफरेबल। नेक्स्ट क्या बोला? अच्छा कल याद है क्या प्राइवेट कंपनी में भी कोई मिनिमम कैपिटल की लिमिट थी कि इतना पैसा लगाना ही पड़ेगा? कोई लिमिट है? कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे भी पब्लिक में भी कोई मिनिमम लिमिट है क्या? यहाँ पर भी कोई मिनिमम लिमिट नहीं है। ठीक है, जितनी आपकी मर्जी है आप उतना पैसा लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेंबर बता दो। मिनिमम, मैक्सिमम, डायरेक्टर्स मिनिमम, मैक्सिमम। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में ये नोट है ना, नोट के ब्रैकेट में लिखो रेफर लेटर।
एक टॉपिक हम पढ़ेंगे बाद में जहाँ पे सब्सिडरी कंपनी आएगा। अभी ये टॉपिक तुम्हें समझ में नहीं आएगा, इसीलिए इसको हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ पढ़ेंगे, ठीक है? तब अपन को ये नोट समझ में आएगा, अभी छोड़ दो। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कौन सी कंपनी है? ओपीसी। मेंबर कितने होंगे? मिनिमम और मैक्सिमम 1, और डायरेक्टर मिनिमम और मैक्सिमम। अच्छा, तीनों में याद है ना, 15 को आप बढ़ा सकते हो, किससे पूछ के? मेंबर से पूछ के आप बढ़ा सकते हो, ठीक है? अच्छा, अब देखो क्या होता है यहाँ पे। अगर हम बात करें, पहले तो ये बताओ, ओपीसी है तो कंपनी, तो क्या कंपनी के सारे फीचर्स ओपीसी में भी होंगे कि नहीं होंगे? बताओ, सेपरेट लीगल एंटिटी है क्या? ओपीसी सेपरेट लीगल एंटिटी है या नहीं है? एक ही मेंबर है, सोच लो ध्यान से। है, एक ही हो तो क्या हो गया? मेंबर अलग माना जाएगा, कंपनी अलग मानी जाएगी, ठीक है? इसके बाद में लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है क्या? बिल्कुल, लायबिलिटी मेंबर की कैसी होगी? लिमिटेड। अगर लायबिलिटी आपको अनलिमिटेड ही देनी थी तो वो फिर ओपीसी बनाएगा ही क्यों? वो क्या बना लेता? सोल प्रोप्राइटरशिप बना लेता ना। पर यहाँ पे लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड। अच्छा, ये बताओ परपेचुअल सक्सेशन होगा कि नहीं होगा? पहले तो बताओ होता क्या है? परपेचुअल सक्सेशन होता क्या है? हाँ, किसी के आने से या किसी के जाने से कोई फर्क पड़ने वाला है क्या लाइफ पे, कंपनी पे? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या ये चीज ओपीसी में भी होगी? अकेला ही आदमी है, सोच के जवाब देना। होगी क्या? अब मान लो मेंबर मर गया तो? देखो क्या होता है, नॉर्मल कंपनी में तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो एक दो चार लोगों के मरने से कोई एज सच फर्क आ रहा है क्या? नहीं, बाकी लोग बैठे ही है ना संभालने के लिए। पर ओपीसी वाले केस में अकेला ही मेंबर है। अब हो सकता है वो मर गया, हो सकता है वो पागल हो गया, या इंसॉल्वेंट हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ हो गया तो अब हम किसको ढूंढें? अच्छा, मान लो उसके घर पे 10 लोग हैं, अब 10 में से कौन बनेगा अगला मेंबर? लड़ाइयां हो जाएगी, या गवर्नमेंट किसको बनाएगी? तो इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं, भाई तो सुन, मरने से पहले खुद ही बता दे। क्या बता दे? कि तेरे मरने के बाद या तेरे पागल होने के बाद कंपनी का मेंबर कौन बनेगा, ठीक है? और उस पर्सन का नाम तुम पहले ही बता दो, ताकि आगे कोई कलेश करने नहीं आए। तो उस बंदे को हम क्या बोलेंगे? नॉमिनी। उस पर्सन को हम बोल देंगे नॉमिनी। तो मेंबर जो होगा ओपीसी का, वो जैसे ही कंपनी बनेगी ना, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होगा, इनकॉर्पोरेशन के टाइम ही एक बंदे का नाम बता देगा कि भाई ये नॉमिनी है। मतलब अगर मेंबर मर गया, या मेंबर क्या हो गया? इनसेन, पागल वागल हो गया, या मेंबर क्या हो गया? इंसॉल्वेंट, है ना? तो उस केस में वो नॉमिनी क्या बन जाएगा? मेंबर। अब नॉमिनी कोई भी हो सकता है, बिल्कुल, आपका बेटा हो, भाई हो, फैमिली में से कोई हो, फ्रेंड हो, आपकी मर्जी है। पर आपको नॉमिनी का नाम स्टार्टिंग में ही देना पड़ेगा, ठीक है? अब देखो क्या बोला है यहाँ पे, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम है ये MOA, फुल फॉर्म इसकी होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखो कंपनी होती है ना, ये वैसे अपना आगे एक टॉपिक आएगा, पर जो कंपनी होती है ना, कंपनी में दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एक होता है MOA और एक होता है AOA। MOA होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और AOA होता है आर्टिकल्स। देखो मेमोरेंडम में कंपनी का नाम आता है, कंपनी की ऑफिस की एड्रेस आती है, कितना कैपिटल लगाया वो आता है, ऑब्जेक्ट क्या क्या है वो आते हैं। तो ये मेन मेन बातें किस में आती हैं? मेमोरेंडम। और आर्टिकल्स में क्या आते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन। हाँ, टेबल एफ। तो वो कैसे चलेगी कंपनी, वो कहाँ लिखा होता है? आर्टिकल। और टेबल एफ फॉर्मेट है, इसको डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे, अभी मत पढ़ो इसको। अभी सुनो, सिर्फ क्या सुनो कि एमओए जो होता है ना, एमओए में जो ओपीसी का मेंबर है वो किसका नाम लिखेगा? वो नॉमिनी का नाम लिखेगा, ठीक है? किसमें? एमओए में। किसका नाम लिखेगा? वो नॉमिनी। और नॉमिनी कौन होगा? जो उसके मरने के या इंसैनिटी के बाद में वो बंदा क्या बनेगा? मेंबर। अच्छा, क्या आप किसी को भी नॉमिनी बना दोगे? रोड चल रहा है, पर्सन उसका नाम लिख दिया? नहीं, जिसको आप नॉमिनी बनाओगे पहले उससे पूछो, भाई तो इंटरेस्टेड भी है कि नहीं है। बिना पूछे लिख देना है क्या ये मेरा पति है या ये मेरा नॉमिनी है? लिख देना है क्या ऐसा? नहीं। तो जब आप ऐसा कर देते हो बिना पूछे, तो फिर आरओसी उसको कंसिडर नहीं करेगा। इसीलिए आपको पहले उससे पूछना है, भाई तू मेरा नॉमिनी बनने के लिए रेडी है? वो बोल देगा हाँ,
हाँ बोलने से भी काम नहीं होगा, लिख के दे, क्या पता बाद में मुकर गया तो, क्या भरोसा है आजकल के लोगों का, है क्या? नहीं है। तो क्या बोला, लिख कर देना पड़ेगा। तो हमें उस पर्सन की क्या चाहिए, राइटिंग में कंसेंट। तो अगर वो राइटिंग में अपनी कंसेंट देता है कि हाँ मैं रेडी हूं, तो वो कंसेंट हम किसको फाइल करेंगे, आरओसी। आरओसी याद है ना, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो ही जाके वो पर्सन नॉमिनी माना जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखो क्या बोला, नॉमिनी का नेम और नॉमिनी की रिटर्न कंसेंट किसके पास फाइल करो, आरओसी। अच्छा मान लो आपकी लड़ाई हो जाती है नॉमिनी के साथ, आप मरे नहीं, उससे पहले क्या हो गई, लड़ाई हो गई। अब आपको क्या लग रहा है, अब ये बंदा बहुत बेकार है, इसको मैं अपनी कंपनी मरने के बाद नहीं दूंगा। क्या आप नॉमिनी को चेंज कर सकते हो? बिल्कुल। अच्छा क्या नॉमिनी खुद ही बोल सकता है मुझे कंटिन्यू नहीं करना? वो भी बोल सकता है। तो क्या बोला, नॉमिनी भी अपनी कंसेंट विड्रॉ कर सकता है, वो खुद से मना कर सकता है क्या चीज, मुझे नॉमिनी नहीं रहना, तुम चेंज कर दो। और आप चाहो तो आप भी नॉमिनी को चेंज कर सकते हो क्या? और इन दोनों ही केस में न्यू नॉमिनी आएगा क्या, इन दोनों ही केस में न्यू नॉमिनी आएगा। न्यू नॉमिनी से पूछे बिना ही उसकी भी कंसेंट चाहिए होगी। न्यू नॉमिनी की भी आपको क्या चाहिए, रिटर्न कंसेंट। क्या चाहिए, रिटर्न कंसेंट। ठीक है। इसके बाद में क्या बोला देखो, चेंज इन नॉमिनी नॉट लीड्स टू ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए। अच्छा हमने एमओए का नाम, सॉरी एमओए में क्या लिखा था, नॉमिनी का नाम लिखा था क्या? अब हम नॉमिनी का नाम चेंज कर रहे हैं ना, तो क्या उसके लिए हमें एमओए का ऑल्ट्रेशन करना पड़ेगा? अब देखो एक चीज सुनो, अगेन ये टॉपिक भी आगे का ही है बट यहाँ पे आया है तो सुन लो। हमने अभी बात करी कि कंपनी के पास दो मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, एमओए और आर्टिकल्स। मान लो कंपनी ने एमओए में अपना नाम लिख रखा है एबीसी लिमिटेड। क्या लिख रखा है, एबीसी लिमिटेड। क्या कंपनी अपना नाम चेंज कर सकती है? या एक बार जो नाम हो गया आप कभी चेंज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्या हो गया, ऐसे ही कर लेगी अपनी मर्जी से, प्रोसेस होता है। तो हमें एमओए को क्या करना होगा, ऑल्टर। और ऑल्टर करने के लिए क्या मानना होगा, प्रोसेस। प्रोसेस कहां पर गिवन है, कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 13। वापस सुनो, अगर हमें एमओए में कोई भी चीज चेंज करनी है तो हमें क्या करना होगा, ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन का मतलब चेंज। चेंज करना ऐसे नहीं है कि आपने सोचा और चेंज हो गया। चेंज करने के लिए क्या मानना पड़ेगा, प्रोसेस। और प्रोसेस मानने के लिए क्या मानना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 13। उसमें प्रोसेस गिवन है, वो अलग है, वो अलग है। इसमें क्या बोल रखा है, इसमें ये बोल रखा है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछोगे, आप मेंबर से पूछोगे, ये सब ऐसे प्रोसेस दे रखा है। तो अगर आपको कोई भी चेंज करना होता है, ऑल्ट्रेशन, तो प्रोसेस मानना होता है। ठीक है। पर ये क्या बोल रहा है, आपने नॉमिनी का नाम चेंज किया, आपने सिर्फ क्या किया, नॉमिनी का नाम चेंज किया। नॉमिनी के नाम चेंज करने को हम ऑल्ट्रेशन मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, नहीं मान रहे। नॉमिनी का नाम चेंज करना ऑल्ट्रेशन में नहीं आएगा। तो जब नॉमिनी का नाम चेंज करना ऑल्ट्रेशन में नहीं आएगा तो क्या आपको सेक्शन 13 का प्रोसेस मानने की जरूरत है कि नहीं है, नहीं मान, ऐसे नाम चेंज कर दो। ठीक है क्या, ओके। अब इसके आगे ही लिखना नेक्स्ट पॉइंट, कंटिन्यूएशन में। नेक्स्ट लिखो, ओनली अ नेचुरल पर्सन, only a natural person who is Indian citizen, whether resident or otherwise, whether resident or otherwise, can become member and nominee, can become member and nominee। जो रेसिडेंट है ना, रेसिडेंट में लिखो पर्सन who stayed in India for
minimum 120 days during immediately preceding financial year. During immediately preceding financial year. इसके बाद लिखो नेक्स्ट पॉइंट, अ पर्सन not eligible, a person not eligible to incorporate more than one OPC, and second, become nominee in more than one OPC. नेक्स्ट लिखो, माइनर कैन नॉट बिकम प्रिसीडिंग, PRECEEDING, minor cannot become member or nominee. Next, OPC cannot be incorporated or converted into Section 8 company. OPC can be converted into public or private. OPC cannot carry out non-banking financial activities. तुम दोनों बातें नहीं रुकती तुम्हारी. बस इसीलिए तुम्हें लगता है मैं 2x पे लिखती हूँ, तुम लिखते हो 0.5x पे. एक और पॉइंट लिख दो, member can be sole member and director. हो गया. डन.
चलो देखो क्या लिखा है हमने। अब देखो क्या बोला है कि जो बंदा ओपीसी का क्या बनना चाहता है, मेंबर और नॉमिनी। सुनो, जो पर्सन ओपीसी में क्या बनना चाहता है, मेंबर और क्या बनना चाहता है, नॉमिनी, वो पर्सन कौन हो सकता है। पहली बात तो वो होगा नेचुरल पर्सन, मतलब आर्टिफिशियल पर्सन ओपीसी का मेंबर और नॉमिनी बन सकता है क्या, नहीं। आर्टिफिशियल मतलब कौन आएगी, कंपनी। तो कोई कंपनी ये बोलेगी मुझे ओपीसी बनानी है और मुझे उसका मेंबर बनना है, नहीं बन सकते। ओपीसी के लिए कौन चाहिए, नेचुरल पर्सन ही चाहिए। और वो नेचुरल पर्सन इंडिया का क्या होना चाहिए, सिटीजन। वो नेचुरल पर्सन क्या होगा, इंडियन सिटीजन। अगर वो इंडिया का सिटीजन नहीं है तो क्या वो ओपीसी बना सकता है, नहीं बना सकता। तीसरी चीज, वो रेसिडेंट हो सकता है या फिर नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। क्या बोला कि वो रेसिडेंट भी हो सकता है और वो नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। अब अगर कोई पर्सन रेसिडेंट है, इसका मतलब क्या है कि वो पर्सन किसका रेसिडेंट है, इंडिया का। रेसिडेंट मतलब होता है रहने वाला, तो वो पर्सन इंडिया का रहने वाला होना चाहिए। अब इंडिया में रहने वाला कितना, अब देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आधे साल तो रहते हैं इंडिया में और आधा साल रहते हैं इंडिया के बाहर, ठीक है। तो अगर आप इंडिया के बाहर ज्यादा रहते हो तो वो किस में आ जाते हैं, एनआरआई, सुना होगा ना, नॉन रेसिडेंट इंडियंस। तो क्या बोला कि रेसिडेंट कौन होता है, रेसिडेंट वो बंदा होता है जो 120 दिन 120 दिन पूरे साल में से कहां पर रहा हो, इंडिया में रहा, ठीक है। जैसे अगर मुझे इस साल चेक करना है कि मैं रेसिडेंट हूं या मैं नहीं हूं, तो मैं पिछले साल चेक करूंगी कि क्या मैं पिछले साल 120 दिन इंडिया में रही हूं। अगर मैं पिछले साल 120 दिन रही हूं तो मैं क्या हूं, रेसिडेंट। और अगर मैं मान लो 90 डेज इंडिया में रही हूं तो मैं क्या हूं, नॉन रेसिडेंट। समझ आ रही है बात। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुन लो कि यहाँ पे जो डेज है ना वो कितने डेज दे रखे हैं, 120। नॉर्मली तुम कहीं पर भी पढ़ोगे ना रेसिडेंट, तो तुम्हें डेज मिलेंगे 182। जैसे तुम आगे टैक्स पढ़ोगे या आगे कोई भी और सब्जेक्ट पढ़ोगे, कहीं पर भी अगर अपन क्या सुनते हैं कि आप रेसिडेंट हो, तो आप उस साल में कितने दिन रहे होने चाहिए, 182। लेकिन यहाँ पे 120 है सिर्फ ओपीसी में। मतलब जब हम ओपीसी पढ़ रहे हैं ना, तो ओपीसी के केस में रेसिडेंट किसको बोलेंगे, 182 वाले को कि 120 वाले को, 120। और ओपीसी के अलावा कहीं पर भी रेसिडेंट आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, 182 वाला। अब तुम्हें ये हो सकता है कि फाउंडेशन में 182 कहीं पर भी नहीं बताए, अगले साल इंटर में आएगा। पर मान लो अगर तुमने गलती से कहीं पढ़ लिया तो ये मत सोचना कि मैंने गलत पढ़ा दिया, गलत नहीं पढ़ाया है, क्योंकि ओपीसी के केस में क्या है, 120 ही है ना। और बाकियों के केस में 182 डेज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितना याद रखना है, 120। 120 रहे हो या उससे ज्यादा रहे हो तो रेसिडेंट हो, 120 से कम रहे हो तो रेसिडेंट नहीं हो, क्या हो, एनआरआई। समझ गए। अब ये बोल रहा है कोई भी हो, रेसिडेंट हो तब भी ओपीसी बना सकते हो, एनआरआई हो तब भी ओपीसी बना सकते हो। देखो क्या लिखा है हमने यहाँ पे, रेसिडेंट और अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब नॉन रेसिडेंट। पहले क्या था, पहले से सिर्फ बोलता था कि सिर्फ जो रेसिडेंट है ना वो ही बना सकते हैं। फिर अमेंडमेंट आ गया, अमेंडमेंट समझते हो, चेंज, चेंज आके और अदरवाइज को भी ऐड कर दिया कि अब तुम कोई भी हो, रेसिडेंट हो तब भी बना लो, नॉन रेसिडेंट हो तब भी बना लो, दोनों चलेगा क्या, दोनों चलेगा। पर उसमें डेज कितने याद रखना, 120, ठीक है। और ये दोनों के लिए है, मेंबर के लिए भी सेम कंडीशन है और नॉमिनी के लिए भी। और हमने यहाँ पे लिख दिया कि जो बंदा मिनिमम कितने डेज के लिए रहा हो इंडिया में, 120 डेज। कितने में देखने हैं, पिछले एक साल में। और साल भी कौन सा, कैलेंडर ईयर की फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर कौन सा होता है, जैन टू दिसंबर कैलेंडर ईयर, और फाइनेंशियल अप्रैल टू मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। तो पिछले साल अप्रैल से इस साल मार्च तक। जैसे अगर मुझे आज देखना है कि मैं क्या हूँ, रेसिडेंट हूँ, तो मैं कब का देखूंगी, पिछले साल का अप्रैल कौन सा आएगा, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक। कितने डेज होने चाहिए, 120। कम हो रहे हैं तो फिर आप रेसिडेंट नहीं हो। कम कैसे होंगे, अगर आप बाहर रहते हो, फॉरेन में रहते हो, ठीक है। ओके। इसके बाद एक बात बताओ
मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए, मिस्टर ए ने एक ओपीसी बना दी एबीसी, और अब ये चाहता है कि ये एक ही साथ एक और ओपीसी बना दे, कौन सी, पीक्यूआर। तो इसको मना कर दिया। क्या बोला, एक बंदा एक टाइम पे एक ही ओपीसी बना सकता है। देखो पहले ही तुम इतनी बड़ी कंपनी खोल रहे हो, दूसरी बात तुम अकेले काम कर रहे हो ना, अब तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें एक ही साथ 10-12 ओपीसी बनानी है, संभालोगे कैसे? कंपनी संभालना इतनी छोटी बात होती है क्या? नहीं। तो तुम एक टाइम पे एक ही काम पे ध्यान दो, यानी अगर तुम ओपीसी बनाना चाहते हो तो एक टाइम पे कितनी ओपीसी बना सकते हो? एक टाइम पे ओनली 1 ओपीसी। ठीक है, क्या एक बंदा एक टाइम पे 2, 4, 10 ओपीसी बना सकता है? नहीं, ओनली 1। सेम ही चीज एप्लीकेबल होगी नॉमिनी में भी। किसमें? नॉमिनी में भी। मतलब एक बंदा एक टाइम पे एक ही ओपीसी का क्या बनेगा? नॉमिनी। मान लो ये एक्स नाम का बंदा है, ठीक है, अब ये इसमें भी ओपीसी में नॉमिनी बन गया और इस ओपीसी में भी नॉमिनी बन गया। अब नॉमिनी का मतलब क्या होता है? मेंबर मरेगा तो आप मेंबर बनोगे, ठीक है। अब मान लो इसका मेंबर भी मर गया और इसका मेंबर भी मर गया, दोनों एक साथ मर गए, लड़ाई कर रहे थे, दोनों खाई में गिर गए, अब दोनों मर गए एक साथ। अब आप तो दोनों के नॉमिनी हो, अब आप क्या करोगे? मेंबर किसके बनोगे? दोनों के बन गए, और अभी हमने मना कर दिया ना, एक टाइम पे 2 कंपनियों के मेंबर तो आप बन नहीं सकते। इसीलिए क्या बोला, ना तो एक टाइम पे 2 कंपनी के मेंबर बनना है, ना एक टाइम पे 2 कंपनी के नॉमिनी। एक टाइम पे एक में खुश रहो, क्योंकि वो कौन सी कंपनी है? ओपीसी। ओपीसी में एक ही है ना, तो तुम भी एक में रहो, बात खत्म। क्या कोई सा भी तुम नेट पे सर्च करो, लिस्ट आ जाएगी अलग अलग नामों से, छोटी छोटी कंपनीज होती हैं ये, ठीक है। सो क्या बोला, एक टाइम पे एक बंदा एक कंपनी का ही मेंबर और एक कंपनी का ही नॉमिनी। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है? माइनर। अब माइनर छोटा बच्चा क्या बोल रहा है, मैं कंपनी खोलूंगा, वो भी कौन सी? ओपीसी, अकेला मैं संभालूंगा कंपनी को। दिमाग है तेरे अंदर? वैसे आजकल के लोगों में तो काफी दिमाग होता है, मतलब 11-12 साल के बच्चे भी इतना दिमाग वाले हो जाते हैं। तो लेकिन अभी एक्ट में तो कितना बोला, माइनर कब तक रहता है वो? बिलो 18। तो जब तक वो 18 का नहीं हो जाता तब तक वो ओपीसी बना सकता है क्या? तब तक वो ओपीसी नहीं बना सकता। तो क्या बोला, माइनर ना तो मेंबर बनेगा ओपीसी का और माइनर ना ही नॉमिनी बनेगा, ठीक है। तो माइनर कैन नॉट बिकम नॉमिनी और मेंबर। इसके बाद क्या बोला, देखो आपको ओपीसी बनानी है तो आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए? प्रॉफिट कमाने का होना चाहिए कि चैरिटी वाला होना चाहिए? प्रॉफिट। तो क्या बोला, अगर आप अकेले ही हो और आपको क्या बनानी है? 1 पर्सन कंपनी, तो 1 पर्सन कंपनी बना के ये मत बोलना भाई मुझे समाज सेवा करनी है या मुझे सोशल वेलफेयर करना है। 1 पर्सन कंपनी बना के आप सिर्फ क्या कर सकते हो? प्रॉफिट कमा सकते हो। तो क्या बोला, ओपीसी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेट, मतलब नहीं बन सकती या कन्वर्ट नहीं हो सकती। कन्वर्ट समझते हो ना, पहले आज प्रॉफिट वाली है, कल चेंज हो गई किसमें? सेक्शन 8। सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर लिखो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और इसे हम बोलते हैं एनपीओ। ये आगे पढ़ेंगे अपन। सेक्शन 8 कंपनी कौन सी है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो क्या बोल रहा है ये, कि आपने ओपीसी बनाई ना, तो ओपीसी कैसी बनाओगे? नॉन प्रॉफिट वाली कि प्रॉफिट वाली? प्रॉफिट वाली। अच्छा मान लो अब तुमने क्या सोचा कि चलो अपन स्टार्टिंग में तो कौन सी बना लेते हैं? प्रॉफिट वाली, फिर अपन 2 साल के बाद चेंज कर लेंगे किसमें? नॉन प्रॉफिट में। बोला नहीं, बनानी भी कौन सी है? प्रॉफिट, और हमेशा रहना भी कौन सा है? प्रॉफिट। क्या तुम नॉन प्रॉफिट में अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेक्शन 8 कौन सी होती है? नॉट प्रॉफिट, मतलब चैरिटी सोशल वेलफेयर वाली कंपनी। अपन आगे पढ़ेंगे इसको। अच्छा नेक्स्ट क्या बोला, ओपीसी इसमें तो कहा था कन्वर्ट नहीं हो सकती, और यहाँ पे बोला है कन्वर्ट हो सकती है। मान लो आपने कंपनी खोली, आपने 1 साल 2 साल 4 साल अकेले काम किया, अब आपको लग रहा है मेरे अकेले की बस की बात नहीं है, मैं एक्सपेंशन नहीं कर पा रहा, तो क्या आप अपनी कंपनी को प्राइवेट या पब्लिक बना सकते हो? अब एक तरीका तो क्या है, पहले बंद करो, ओपीसी बंद करो और क्या खोलो? प्राइवेट। तो 2 काम हो गए ना, ओपीसी का वाइंडिंग अप और प्राइवेट का इनकॉर्पोरेशन।
डबल डबल काम हो गया ना। तो एक्ट ने क्या बोला कि डबल डबल काम क्यों करना है, ओपीसी को बंद क्यों करना है, तुम्हें डायरेक्ट कन्वर्ट कर लो। मतलब क्या बोला है यहाँ पे, जैसे तुमने भी सुना होगा कि अगर ऐसे सी ए सी एस सी एम ए है, अब आपने अगर एक का फाउंडेशन क्लियर कर लिया तो दूसरे वाले में आप डायरेक्टली इंटर जा सकते हो, या बीकॉम अगर किसी का क्लियर है तो उसको फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं होती, तो वो डायरेक्ट जा सकते हैं ना। तो हाँ बिल्कुल होता है ऐसा। तो यहाँ पे भी क्या होता है, एक और इंजेक्शन लगाओ। तो यहाँ पे भी क्या बोला कि डबल डबल काम क्यों करना है फालतू में सेम ही चीज पे, एक बंद करोगे दूसरी खोलोगे, डायरेक्ट एक ही काम कर लो, कन्वर्ट करा लो। तो क्या हम ओपीसी को कन्वर्ट करा सकते हैं सेक्शन 8 में? नहीं। एनपीओ में नहीं कर सकते, पर प्रॉफिट में तो कर सकते हो। पब्लिक और प्राइवेट तो प्रॉफिट वाली होती है ना, तो उसमें कर सकते हो क्या, उसमें कर सकते हो। समझ आ रहा है, ऊपर से जा रहा है पक्का? किसी ने जा रहा है भी बोला है, योगेश के काम होंगे। अच्छा ठीक है। तो कन्वर्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, पब्लिक में करना है पब्लिक में कर लो, प्राइवेट में करना है प्राइवेट में कर लो, ठीक है। नेक्स्ट बोला है ओपीसी कैन नॉट कैरी आउट, ओपीसी क्या नहीं कर सकती, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल। तुमने एनबीएफसी का नाम सुना है क्या, इको में? बैंक सुना है, बैंक, बैंक जानते हो? वैसे ये क्या होती है एनबीएफसी, फुल फॉर्म बताओ। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंटिटीज या कंपनीज या कॉर्पोरेशन। ये होती बैंक के जैसी है। काम कौन सा करती है, एफ से क्या है, फाइनेंस। काम कौन सा है, फाइनेंस, मतलब डिपॉजिट, लोन, इन्वेस्टमेंट, काम वैसा ही है। पर बैंक होती है क्या, नहीं, बैंक से अलग होती है। इसका भी इन डेप्थ एक चैप्टर आता है, तुम्हारे शायद है नहीं। तो अभी क्या याद रखो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मतलब बैंक नहीं है, पर काम कैसा है, बैंक वाला ही काम, ठीक है, फाइनेंस वाला। अब क्या बोला, अगर आपको ये वाला काम करना है ना, तो ये वाला काम ओपीसी बना के नहीं हो सकता, ज्यादा लोग चाहिए। तो अगर आपको ओपीसी बनानी है तो क्या आप उसमें ये बैंक बैंक वाला काम कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो क्या बोला, ओपीसी कैन नॉट कैरी आउट कौन सी एक्टिविटी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी। यानी ओपीसी सिंपल नॉर्मल गुड सर्विस वाला काम करेगी, बात खत्म। अकेले आदमी हो ना, लिमिट में रहो, इतना उड़ने की जरूरत है क्या, नहीं। और लास्ट क्या बोला, अच्छा मान लो एक पर्सन है ए नाम का, या मान लो अपना सागर है। अब सागर क्या चाहता है कि मैं एक ओपीसी बना लूं, और सागर को बिल्कुल अकेले रहना है, कोई भी नहीं चाहिए। योगेश ने बहुत जिद की मुझे भी ऐड कर ले, नहीं, नहीं करना, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, सागर मेंबर तो बन गया, अब सागर को डायरेक्टर तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम कितने डायरेक्टर चाहिए होते हैं ओपीसी में, डायरेक्टर्स 1 चाहिए होता है। अब सागर मेंबर है, क्या सागर डायरेक्टर भी बन सकता है, हाँ बन सकता है। क्या मेंबर डायरेक्टर बन सकता है, हाँ बन सकता है। मान लो कोई बंदा है जिसको कंपनी में खुद को ही काम करना है, मेंबर और डायरेक्टर अलग अलग होते हैं ना नॉर्मली, बट क्या मेंबर डायरेक्टर भी हो सकता है क्या, हाँ बिल्कुल हो सकता है। मेंबर को भी तो हो सकता है ना काम करना पड़े कंपनी में मन हो उसका, तो उसको मना करोगे कि नहीं मेंबर नहीं बनोगे, मेंबर के साथ साथ क्या बन जाओ, डायरेक्टर। तो एक टाइम पे 2 काम कर सकते हो क्या, हाँ। तो क्या बोला, क्या वो अकेला आदमी खुद ही मेंबर भी बन सकता है और खुद ही डायरेक्टर भी बन सकता है क्या, बन सकता है, ठीक है। अब है ना एक टॉपिक लास्ट और बचा हुआ है, 2 पॉइंट है वो लिख लो, फिर खत्म ही हो जाएगा। अभी अभी नहीं, चैप्टर नहीं, ओपीसी टॉपिक, चैप्टर ही खत्म कर रहे हैं। 25 से 30 नंबर का आएगा ये, बिल्कुल 20 का तो मानो ही मानो। बाकी सारे छोटे छोटे हैं, वो 5-5 नंबर के मान लो। अच्छा पहले ये बताओ कि प्राइवेट होती है पब्लिक होती है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी इन नेचर, सेकंड लिखो। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है क्या, लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, नो कौन बोला, इसमें लिखो लेस compliances through exemptions। बस ठीक है।
क्या बोल रहे हो? अच्छा, स्टार्टिंग के चार तो क्लियर ही है क्या? प्राइवेट कंपनी होती है, सेपरेट है, लिमिटेड है, परपेचुअल सक्सेशन है। लास्ट पॉइंट क्या बोला? अच्छा एक बात बताओ, अभी तुम फाउंडेशन में हो तो कम सब्जेक्ट है क्या? कम है ना? इंटर में जाओगे तो ज्यादा, सोच रहे हैं कम ही है। इंटर में जाओगे तो ज्यादा आएंगे और फाइनल में और ज्यादा टफ हो जाएगा। तो अगर तो अपन छोटे होते हैं तो क्या छोटे होने से ही आपके ऊपर ऐसे बॉम्ब फोड़ दें क्या कि बहुत सारी आपको बातें माननी है, बहुत सारे रूल्स मानने हैं? छोटे बच्चों के ऊपर कम रूल लगते हैं कि नहीं लगते? अब मान लो तुम्हारा एक छोटा भाई है 2 साल का, उससे कांच का ग्लास टूट गया, और एक तुमसे कांच का ग्लास टूट गया, वो तो थप्पड़ खाएगा 5-6, तुम कुछ नहीं खाओगे, है ना? या उल्टा होएगा? उसको मम्मी कुछ नहीं बोलेगी, और तुम्हारे साथ क्या होगा वो तुम जानते हो। तो क्यों? क्योंकि तुम बड़े हो और वो 2 साल का है। तो जब छोटा, अरे हाँ बिल्कुल, तो सुनो, अगर अपन छोटे होते हैं तो हमें कम रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, यानी हमें क्या मिलती है? बेनिफिट, एग्जेम्पशन, मतलब हमें डांट कम पड़ती है, मार नहीं पड़ती, ऐसा वैसा। और बड़े हो जाते हैं तो डबल पड़ती है, होता है ऐसा। तो अब एक बात बताओ, 1% कंपनी है तो अकेला ही मेंबर है ना, छोटी कंपनी है ना, छोटी कंपनी है तो क्या बोलोगे? पूरी कंपनी एक्ट मान लो एक ही साथ, वो क्या बोलेगा? भाई मैं अकेला ही काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा रहम खाओ मेरे ऊपर और मुझे क्या दो? एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन मतलब बेनिफिट, जो नॉर्मली बड़ी बड़ी कंपनीज को करना होता है वो मुझसे मत करवाओ, ठीक है? तो क्या बोला यहाँ पे? कंप्लायंस का मतलब होता है लॉ के जो रूल्स लगते हैं ना, लॉ की बातें कम माननी है। कंप्लाई मतलब होता है लॉ को फॉलो करना, उसको हम बोलते हैं कंप्लाई। कंप्लाई वर्ड से क्या बना? कंप्लायंस। तो लॉ को कम मानना है क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। एग्जेम्पशन मतलब बेनिफिट, ठीक है? चलो ओपीसी डन है, नेक्स्ट कल से स्टार्ट करते हैं।